मैसेज ऑथेंटिकेशन। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का जो एल्गोरिथम डिस्कस किया था वो था एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। उसी के साथ ही हमारा जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का चैप्टर है वो इख्तिताम पजीर हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक पॉइंट जो कि थ्योरी के लेक्चर में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि नेटवर्क सिक्योरिटी के लिहाज से या क्रिप्टोग्राफी के लिहाज से हम दो किस्म की क्रिप्टोग्राफी पढ़ते हैं। एक को हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कहते हैं और दूसरी को हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अब सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी तो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की, वो चैप्टर ख़त्म हुआ। आज से जो है हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपने एजेंडे की तरफ। अच्छा, आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स बुनियादी तौर पर डिस्कस करेंगे। एक तो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कि ये होती क्या चीज़ है। दूसरा ये है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे। और तीसरी बात ये है कि जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का होना निहायत ज़रूरी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहें कि ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, यानी इसको हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कह सकते हैं और इसको हम पब्लिक की सिस्टम्स भी कहते हैं। अब इसमें यह है कि हमें दो कीज़ जो हैं वो जनरेट करनी होती हैं। उन कीज़ को या तो हम इकट्ठे जनरेट करते हैं या ये है कि एक की जो है उसको हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं या क्रिएट करते हैं दूसरी की से या कैलकुलेट करते हैं। ठीक। अच्छा, जो इन दो कीज़ में से एक को हम प्राइवेट की कहेंगे और दूसरे को हम जो है ना पब्लिक की कहेंगे। अब जो पब्लिक की है उसको यूज़ किया जाएगा इंक्रिप्शन के लिए, जबकि प्राइवेट की को यूज़ किया जाएगा डिक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए। इसमें जो की हमने सिक्योर करनी है, जिसकी सिक्योरिटी निहायत ही ज़रूरी है, वो है प्राइवेट की, यानी इस की को हमने हर लिहाज से सिक्योर करना है। पब्लिक की इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसको हमने पब्लिक कर देना है। जो हमारे इंटेंडेड रेसिपिएंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनको हम ये की सेंड करेंगे। अब हम ये की कैसे सेंड करते हैं, ईमेल के थ्रू हम सेंड करते हैं ये की, किसी पब्लिक डायरेक्टरी या रिपोजिटरी में इसको हम सेव करते हैं, जो भी तरीका हम इख्तियार करें। लेकिन ये पब्लिक की जो है इसको हमने सेंड करना है इंटेंडेड रेसिपिएंट्स की तरफ। फिर वो क्या करेंगे, इस पब्लिक की को यूज़ करते हुए अपने मैसेजेस इनक्रिप्ट करेंगे और इसको वापस सेंड करेंगे सेंडर की तरफ। सेंडर जो है फिर वो प्राइवेट की को यूज़ करते हुए क्या करेगा, उन मैसेजेस को डिक्रिप्ट करेगा। अब इस एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास ए है, एलिस, ठीक, और ये हमारे पास बी है, बॉब। अब ए ने बी के साथ कम्युनिकेट करना है तो ए करेगा क्या, दो कीज़ जनरेट करेगा। ठीक, एक हो गई प्राइवेट की और दूसरी हो गई पब्लिक की। अच्छा, अब ये जो पब्लिक की है ये ए सेंड कर देगा बी की तरफ। बी इस पब्लिक की को यूज़ करते हुए क्या करेगा, मैसेजेस को इनक्रिप्ट करेगा और उसको वापस सेंड कर देगा ए की तरफ। अब ए ने अगर बी का मैसेज डिक्रिप्ट करना है तो वो अपनी प्राइवेट की को यूज़ करते हुए उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा। यही सेम केस रिपीट होगा बी के लिए भी। बी लेट से कम्युनिकेट करना चाहता है ए के साथ, तो बी भी यही काम करेगा, दो कीज़ जनरेट करेगा। ठीक। अच्छा, एक प्राइवेट की हो गई और दूसरी जो है ना वो क्या हो गई, पब्लिक की हो गई। अब बी अपनी ये पब्लिक की जो है ये सेंड करेगा करेगा ए की तरफ। ए बी की पब्लिक की को यूज़ करते हुए क्या करेगा, मैसेजेस को इनक्रिप्ट करेगा और वापस बी की तरफ सेंड कर देगा। बी ने अगर इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना है तो वो क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की को यूज़ करेगा, मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और अंडरस्टैंड करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक कंसेप्ट है, बुनियादी थीम है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का। अब चलते हैं इस कंसेप्ट को एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बॉब जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है इन क्लाइंट्स के साथ या इन यूज़र के साथ। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। बॉब करेगा क्या, दो कीज़ जनरेट करेगा, एक प्राइवेट की हो गई और दूसरी पब्लिक की हो गई। बॉब प्राइवेट की को अपने पास रखेगा क्योंकि इस की को उसने हर लिहाज से सिक्योर करना है, जबकि जो पब्लिक की होगी वो इन यूज़र्स को, इन क्लाइंट्स को या रिसिपिएंट्स कह लें, जो भी आप कह लें, उनको सेंड कर देगा।
कैसे सेंड करता है, ईमेल के थ्रू सेंड करता है, किसी पब्लिक डायरेक्टरी में सेव करता है उसको, ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये यूज़र जो हैं ये क्या करना चाहते हैं, बॉब से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये यूज़र क्या करेंगे, बॉब की पब्लिक की को यूज़ करते हुए मैसेज को, यानी जो प्लेन टेक्स्ट है उसको इनक्रिप्ट करेंगे। अच्छा, इनक्रिप्शन के एल्गोरिथम में अब क्या चीज़ जाएगी, एक तो प्लेन टेक्स्ट इनपुट हो गया, दूसरा जो है ना बॉब की पब्लिक की यहाँ से आ गई। अच्छा, ये दो इनपुट को लेके इनक्रिप्शन का एल्गोरिथम जो है वो इनक्रिप्शन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट के तौर पर क्या चीज़ जनरेट होगी, साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा। अब इस साइफर टेक्स्ट को जो है ये यूज़र जो भी कम्युनिकेशन चैनल है उसके थ्रू ट्रांसमिट करेंगे बॉब की तरफ। बॉब जब इस साइफर टेक्स्ट को रिसीव करेगा तो वो अब क्या करेगा, डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम यूज़ करेगा। डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम में अब एक तो ये इनपुट चला गया साइफर टेक्स्ट। अब इधर जब बॉब इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा तो अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा। ठीक, यहाँ से प्राइवेट की आ गई बॉब की। डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम जो भी प्रोसेस उसने करना है वो करेगा और वापस जो है प्लेन टेक्स्ट बॉब को मिल जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का, बेसिक थीम कह लें। इस तरीके से जो है ना ये क्रिप्टोग्राफी काम करती है। अच्छा, अब इधर एक इशू भी है डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के केस में कहा था कि दो इश्यूज वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे, ठीक है ना। एक तो कीज़ के हवाले से हमने डिस्कस किया था, दूसरा ये है कि जो की शेयरिंग है उसके हवाले से हमने कहा था कि वो भी एक इशू है। अच्छा, यहाँ पे भी की मैनेजमेंट आपका मेजर इशू है। क्या मतलब, ज़ाहिर बात है यहाँ पे कीज़ जनरेट हो रही हैं। अब यहाँ पे तो दो कीज़ जनरेट हो रही हैं। इन कीज़ को कैसे हमने स्टोर करना है, कैसे हमने उनकी हिफाजत करनी है और कैसे ये एक्टिवेट होंगी जब इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का अमल परफॉर्म होगा। अच्छा, इन सारी बातों का हमने ख्याल रखना है। इस हवाले से हमने कीज़ को लाजमी मैनेज करना है। अगर इस मैनेजमेंट में हम नाकाम रहे तो फिर अब मसला ये होगा कि जो क्रिप्टो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि भाई पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे। इसको डिस्कस करने से पहले हम दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के। यानी अगर हमने सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज़ करनी है तो एक तो ये चीज़ लाजमी हमें चाहिए। अच्छा, दूसरी हमें ये चीज़ भी चाहिए। एक को हम सिमेट्रिक ट्रस्ट कहते हैं। क्या मतलब, यानी उस केस में अगर ए ने बी से कम्युनिकेट करना है तो इन दोनों के दरमियान किसी न किसी हद तक ट्रस्ट मौजूद होता है। ठीक, क्यों, ज़ाहिरी बात है, हमने कहा था कि ए और बी कम्युनिकेशन करने से पहले क्या करेंगे, एक सीक्रेट की शेयर करेंगे। तो ज़ाहिरी बात है एक किसी न किसी हद तक कोई ट्रस्ट डेवलप हुआ। अच्छा, उसके बाद ये लोग कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, अब इस केस में एक तो ये चीज़, इस चीज़ का होना ज़रूरी है सिमेट्रिक ट्रस्ट का, कि कोई ना कोई ट्रस्ट रिलेशनशिप इनके दरमियान होगा किसी न किसी हद तक, तभी ये जो है ना सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को यूज़ कर सकेंगे। जो दूसरी बात है वो ये है कि जो कीज़ ये दोनों शेयर कर रहे हैं, लेट्स से ये की जो है ना ए और बी शेयर कर रहे हैं। अब इस की को हमने इस्टेब्लिश भी तो करना है यूज़ करने से पहले। कैसे हम इसको सिक्योरली इस्टेब्लिश करेंगे, कौन सा मैकेनिज़्म हम यूज़ करेंगे। जो भी मैकेनिज़्म हम यूज़ करेंगे वो मैकेनिज़्म भी सिक्योर होना चाहिए। अगर कीज़ को इस्टेब्लिश करने का मैकेनिज़्म सिक्योर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर भी ख़तरा है, क्रिप्टो सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ होने का ख़तरा है। क्यों? क्योंकि अगर अटैकर या हैकर कह लें उस मैकेनिज़्म तक रसाई हासिल कर ले, वहीं से की को कंप्रोमाइज़ कर ले या हाईजैक कर ले, तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि क्रिप्टो सिस्टम के कंप्रोमाइज़ होने का ख़तरा है। अच्छा, तो अब ये दो चीज़ें जो हैं या ये दो प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमारे पास सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हैं, यानी इन दोनों से छुटकारा नहीं। अगर आपने सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करना है तो ये दो बातें लाजमी जो है ना उसमें होंगी। अच्छा, अब हम इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, हम ये चीज़ नहीं चाहते, तो इसका इलाज जो है या इसका हल जो है वो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इसी वजह से जो है ना पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को इन्वेंट किया गया। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, लेट्स से ये हमारे पास ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। एक यूज़र है, नया यूज़र है, पहली दफ़ा उसने क्या किया, अमेज़ॉन के वेब सर्वर को एक्सेस किया। क्यों अमेज़ॉन के वेब सर्वर को एक्सेस किया, कोई बुक्स वो परचेज़ करना चाहता है।
अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ये यूज़र तो फर्स्ट टाइम जो है इस सर्वर को एक्सेस कर रहा है, क्या कोई ट्रस्ट है इनके दोनों के दरमियान? नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। क्या पहले से कोई रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान है? नहीं, पहले से कोई रिलेशनशिप भी डेवलप नहीं किया दोनों ने, बल्कि ये डायरेक्टली क्या करता है, फर्स्ट टाइम इस वेब सर्वर को एक्सेस करता है, वहाँ से बुक परचेज़ करता है, ट्रांज़ैक्शन करता है और लॉग आउट हो जाता है, ठीक। कोई ट्रस्ट नहीं। अच्छा, कोई पहले से रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करेंगे, क्योंकि उस केस में हमें ये ट्रस्ट की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले से जो है ना ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप हो, ठीक। तो इस केस में जो है ना ये जो इस किस्म की सिचुएशन है, वहाँ पे हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को फिर यूज़ करते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को हम यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करने के लिए ट्रस्ट का होना ज़रूरी है, जो कि आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको एस्टेब्लिश करने का मैकेनिज़्म भी सिक्योर होना चाहिए। अच्छा, अब ये हम आगे चल के जब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, वहाँ आपको ये पॉइंट काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ये की एस्टेब्लिशमेंट का मैकेनिज़्म सिक्योर होने से क्या मुराद है। तो ये पॉइंट वहाँ वाज़े तौर पे क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इस किस्म की सिनेरियोज़ में हम क्या करते हैं, फिर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, इधर एक इंतबाह कह लें या कॉशन कह लें, हमने जो बात डिस्कस की, इसका मतलब ये हुआ कि क्या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की अब ज़रूरत नहीं? क्या ये ऑब्सोलीट हो गई है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं होता या ऐसे नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास काफ़ी क्लोज्ड सिस्टम भी हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो गई बड़ी-बड़ी, ठीक है, गवर्नमेंट की। अच्छा, या मिलिट्री एप्लीकेशंस हो गई, या कोई बड़ी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, वो पहले भी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करती थी और आज भी यूज़ कर रही हैं। वजह वजह ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में या इन कॉरपोरेशंस में किसी न किसी हद तक ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है। वो कैसे? देखें, ये क्लोज्ड इन्वायरमेंट्स हैं, एम्प्लॉइज़ के दरमियान किसी न किसी हद तक जो है ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है। अच्छा, प्रोसीजर्स के तहत कह लें या पॉलिसीज़ की तरफ यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी पॉलिसीज़ की बुनियाद पर या उनके प्रोसीजर्स की बुनियाद पर किसी न किसी हद तक, किसी न किसी दर्जे में इनके दरमियान ये ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक। दूसरी बात ये है कि अगर इन ऑर्गेनाइजेशन ने कीज़ इस्टेब्लिश करनी है सिक्योर तरीके से, तो इस चीज़ को भी जो है ना वो फैसिलिटेट कर सकते हैं ईज़िली, यानी मैनेजमेंट, इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके लिए जो है ना ये क्या करेंगी, पॉलिसीज़ बनाएँगे, या ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना पॉलिसीज़ बनाएँगी या कोई प्रोसीजर्स वगैरह बनाएँगी कि भई इस तरीके से इन कीज़ को जो है ना एस्टेब्लिश करना है, ठीक। यानी ये जो चीज़ है, ये ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल में होती हैं कि कैसे ट्रस्ट डेवलप करना है और कैसे सिक्योरली कीज़ को एस्टेब्लिश करना है। ये इन ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल में होती हैं, ये इनको कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि ये क्लोज इन्वायरमेंट्स हैं, ओपन इन्वायरमेंट्स तो हैं नहीं। तो अब ये इस किस्म के अगर सिनेरियोज़ हैं या सिचुएशंस हैं, तो वहाँ पे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को प्रेफर किया जाता है, ठीक। अच्छा, ये हम डिफरेंस भी देखेंगे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का। अच्छा, सिमेट्रिक, ये जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है डियर स्टूडेंट्स, ये सिक्योर तो बहुत है, लेकिन परफॉर्मेंस इश्यूज़ हैं, यानी ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है ये फास्ट है उससे। क्यों फास्ट है? अच्छा, ये हम जब डिफरेंशिएट करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कि अगर पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम हमने डेवलप करना है, तो उसके लिए जो है ना किन प्रॉपर्टीज़ का हमने ख्याल रखना है, या ये पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम किन प्रॉपर्टीज़ को लाजमी होल्ड करेंगे। उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी ये है कि ट्रैप डोर वन वे फंक्शन होना चाहिए। यानी पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स में आपके पास ट्रैप डोर वन वे फंक्शन होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि इस फंक्शन को जब हम कंप्यूट करेंगे, तो ये इजीली कंप्यूट होगा, ठीक। लेकिन अगर हम इस फंक्शन की रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे या इस फंक्शन को हम रिवर्स करेंगे, तो इसको रिवर्स करना बहुत हार्ड होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ हार्ड का, मैंने ये नहीं कहा कि नामुमकिन है। मुमकिन तो होगा, लेकिन बहुत हार्ड होगा। किस हवाले से? टाइम के हवाले से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इवन कंप्यूटर्स को भी कई साल लगेंगे इस फंक्शन को रिवर्स करने के लिए,
ठीक। अब आगे चल के हम एक एग्जांपल से इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ये एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे डेली लाइफ से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो लेट्स से ये हमारे पास शीशे का एक गिलास है, ठीक। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस गिलास को फर्श पे दे मारे, तो क्या होगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बहुत सारे। ये अब हमारे पास क्या हो गया, ये वन वे फंक्शन हो गया। यानी वन वे फंक्शन को कंप्यूट करना तो आसान हुआ, लेकिन अगर अब आपसे मैं ये कहूँ कि भाई इन टुकड़ों को पकड़ो और इससे वापस ये गिलास बनाओ, ठीक। अब आप खुद सोचें डियर स्टूडेंट्स, क्या ये हार्ड नहीं होगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो ये मकसद है असल में कि अब इस प्रोसेस को रिवर्स करना जो है वो क्या हो गया, बहुत हार्ड हो गया। तो ये वन वे फंक्शन जो है, इस किस्म का वन वे फंक्शन आपके पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम में लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अब इधर जो है एक दो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज़ भी यूज़ की गई हैं कि भाई अगर आप ये जो वन वे फंक्शन है इसको कंप्यूट करेंगे तो इसको पोलिनोमियल टाइम में कंप्यूट होना चाहिए। यानी जल्दी कंप्यूट होना चाहिए। अगर ये पोलिनोमियल टाइम में कंप्यूट नहीं होता तो फिर इसको यूज़ करना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब इसको रिवर्स किया जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल टाइम ले, एक्सपोनेंशियल टाइम का आपको पता है कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि काफ़ी टाइम लगेगा एक्सपोनेंशियल, अगर हम इस टर्म की बात करें तो। तो अगर टाइम नहीं लगता, ठीक है ना, मतलब है कि कम टाइम लगता है, तो फिर क्या है, फिर भी जो है ना ये जो फंक्शन है इसको यूज़ करना क्या होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। अच्छा, अब इसको एक अच्छा, अब ये यहाँ पे ये तो हो गई बात वन वे फंक्शन के हवाले से कि भाई इसको जो है ना कंप्यूट करना आसान है लेकिन रिवर्स करना इसको हार्ड हो। अब रिसिपिएंट क्या करेगा, जिस शख्स ने मैसेज को डिक्रिप्ट करना है वो अब क्या करेगा, तो उसके लिए जो है ना एक ट्रैप डोर होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि एक चोर दरवाज़ा होना चाहिए, उस चोर दरवाजे को यूज़ करते हुए फिर ये रिसिपिएंट क्या करेगा, इस वन वे फंक्शन को रिवर्स कर सकता है ईजीली। अच्छा, अब ये जो ट्रैप डोर है डियर स्टूडेंट्स, वो ये क्या है आपका, ये आपकी वो प्राइवेट की है जिसका ज़िक्र हमने पिछली स्लाइड में किया। अगर रेसिपिएंट के पास प्राइवेट की है तो इसका मतलब क्या है कि उसको ट्रैप डोर का पता है। अब इस प्राइवेट की को यूज़ करते हुए फिर वो क्या करेगा, मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा, यानी जो फंक्शन है इसको वो रिवर्स कर सकता है। तो ये बात हो गई ट्रैप डोर के हवाले से। इसीलिए हमने पिछली स्लाइड में कहा कि पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम जो है वो ट्रैप डोर वन वे फंक्शन जो है यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्योरली वन वे फंक्शन हो गया तो फिर रिसिपिएंट क्या करेगा, कैसे वो जो है ना मैसेजेस को डिक्रिप्ट करेगा, फिर तो प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए जो है ना ट्रैप डोर वन वे फंक्शंस को यूज़ करना है ताकि उस ट्रैप डोर को यूज़ करते हुए रिसिपिएंट जो है फिर मैसेजेस को डिक्रिप्ट कर सके। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो वन वे फंक्शन है इसको दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा जो वन वे फंक्शन है वो ये है कि लार्ज प्राइम्स यहाँ पे यूज़ होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों को पता हो, आ, ये जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है इसको स्टडी करने से पहले आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और मॉड्यूलर अरिथमेटिक का आपको पता होना चाहिए अगर आप जो है डिटेल से इस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं। ठीक, कहने का मकसद ये है कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक या प्राइम नंबर्स ये आपके लेवल की बातें नहीं हैं। मतलब ये है कि इस लेवल तक हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हमने अपने कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने हैं। लेकिन अगर कोई शख्स क्रिप्टोग्राफर बनना चाहता है या क्रिप्टोग्राफी को एज ए स्पेशलाइजेशन लेके चलना चाहता है आगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक को स्टडी करे डिटेल से और प्राइम नंबर जो है इनको भी डिटेल से स्टडी करे। बहरहाल हम हमारे लेक्चर के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं या काफ़ी हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो देखिए इधर हमने क्या किया, हमने दो प्राइम नंबर लिए। प्राइम नंबर का आपको पता है कि वो नंबर जो वन पे डिवाइड हो या अपने आप पर डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो अब एक प्राइम नंबर तो हमारे पास ये हो गया और दूसरा प्राइम नंबर हमारे पास ये हो गया। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये फिगर मिली। अब ये काम क्या था, ये काम तो इजी था कंप्यूट करना, ठीक है। और ये हमारे पास पोलिनोमियल टाइम लिया, सीधा कैलकुलेटर में डालें इनको और मल्टीप्लाई कर दें, या ये छोटे नंबर हैं आप कागज़ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब अगर आपसे मैं ये कहूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये रिज़ल्ट आपको दिया गया है, अब ये आप पता लगाएं कि किन दो प्राइम नंबर से ये रिज़ल्ट हमारे पास आया। अब ये जो है ना बहुत क्या है, हार्ड है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल टाइम लगेगा। तो ये असल में वन वे फंक्शन जो है ना इसकी एग्जांपल है। अच्छा, अब इधर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है ये इन्हीं दो प्राइम नंबर से मिलकर आएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए जो है ना इसके अलावा भी जो है ना कोई प्राइम नंबर्स हो। तो ये नहीं, जो फैक्टरिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे छोटे से प्राइम लिए। जो एक्चुअल सिचुएशन होती है हमारे पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, यानी जो हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं उसमें हम जो है ना कुछ इस किस्म के प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं। असल में जो रियल सिचुएशन है वो इस तरह होती है कि इधर हमने दो प्राइम नंबर लिए, एक को हमने पी कहा और दूसरे को हमने क्यू कहा। पी की लेंथ कितनी है, 2048 बिट। क्यू की लेंथ कितनी है, वो भी 2048 बिट्स। यानी ये दोनों जो है ना 2048 बिट्स लॉन्ग हैं ईच। अच्छा, जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें n मिला। क्या मतलब, हमें 4096 बिट्स मिले। यानी ये रिजल्ट आपके पास आया। इन दो प्राइम नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया 4096 बिट्स। अब अगर डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहूँ कि ये रिजल्ट आपको दिया गया है, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये किन दो प्राइम नंबर से मिलकर आया है। अब आप खुद सोचें कि ह्यूमंस के लिए कितना मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल। ठीक, लेकिन कंप्यूटर्स भी जो है ना वो तकरीबन 50 से भी ज़्यादा साल इसको लगेंगे इस किस्म के रिज़ल्ट को कंप्यूट करने के लिए। ठीक, तो ये असल में मल्टीप्लिकेशन है लार्ज प्राइम्स की। ये असल में वन वे फंक्शन की एक एग्जांपल है। कैसे कि देखिए, इन दो लार्ज प्राइम्स को कैलकुलेट करना तो आसान हुआ, हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। लेकिन अगर अब आपको मैं ये कहूँ कि ये रिज़ल्ट जो है हमारे पास किन दो प्राइम नंबर से मिलकर आया, उनको ढूंढने की कोशिश करें तो ये बहुत जो है ना क्या है, हार्ड है। वो हार्ड वाली बात ये हो गई। ठीक, यानी ह्यूमंस के लिए तो बहुत मुश्किल है, कंप्यूटर्स को भी कई साल लगेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, तो ये एग्जांपल थी वन वे फंक्शन की। अब जो दूसरी एग्जांपल है या दूसरा वन वे फंक्शन है वो क्या है, वो है मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन विद अ लार्ज मॉडुलस। फिर वही बात मैं कहूँगा कि अगर आपने मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन को समझना है तो आपको मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स को स्टडी करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं, और स्टडी करना चाहें तो उसको स्टडी करें। अच्छा, अब इस केस में ये होगा कि जो मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन है, जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा उसके लिए जो है ना ये एक एग्जांपल दी गई है। ठीक, इस एग्जांपल में हमने ये किया कि a की पावर b मॉड n। देखें, ये वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक अब यूज़ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमने एग्जांपल ली है कि a जो है ये हमारे पास 3 है, जबकि b जो है ये हमारे पास 5 है। ठीक है। अच्छा, मॉड्यूलो n, n जो है वो हमारे पास क्या है, 7 है। ये n, ये हमारे पास क्या हो गया, 7 हो गया। सबसे पहले करना क्या है कि 3 रेज़ टू दी पावर 5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये फिगर मिलेगी 243। अब उसके बाद 243 मॉड 7, ये जब हम करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, हमें मिलेगी 5। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक साइट के मुतालिक बताया था, वॉल फॉर्म। ठीक है, वहाँ पे जाएं, डायरेक्टली इस वैल्यू को लिखें, आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें इधर जो इजीली कंप्यूट करने वाली बात है और वो जो हार्ड वाली बात है वो क्या है, वो ये है कि अगर आपको n दिया गया हो, आपको a भी दिया गया हो, आपको इस मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का रिजल्ट भी दिया गया हो, और मैं आपसे ये कहूँ कि ये b जो है इसको फाइंड करो ये क्या है, तो ये बहुत ही हार्ड होगा, बहुत मुश्किल होगा इसको कैलकुलेट करना। ठीक है। अच्छा, इधर अब इसका रिज़ल्ट जो है वो भी दिया गया होगा मॉड्यूलर, यानी इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो तो आसान होगा। लेकिन अगर ये
फिर डेटा दिया गया हो जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया, और मैं आपसे ये कहूँ कि ये बी कैलकुलेट करो, तो ये बहुत ही हार्ड होगा। तो ये पॉइंट मैंने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पहली बात जो है वो मैंने यहाँ पे बता दी आपको। हाँ, इस बात को कहने का दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ बी। अच्छा, वो किस चीज़ के बराबर है? वो इस मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन के बराबर है। अब इसको कैलकुलेट करना तो आसान है, ठीक है। क्या हो गया ये तो वन वे फंक्शन हो गया, यानी इसको कैलकुलेट करना आसान हो गया। लेकिन अगर अब आपको मैं ये कहूँ, ठीक है, कि आपको एफ ऑफ बी दिया गया है, आपने इस बी को कैलकुलेट करना है, तो ये बहुत हार्ड होगा, ठीक है। अब इधर एक बात ये है कि या तो मेरी बात को आप मान लें कि ये हार्ड है। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो फिर मैंने जैसे आपको कहा, आपको प्राइम नंबर्स को स्टडी करना होगा, मॉड्यूलर अरिथमेटिक को स्टडी करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई ये क्या है, हार्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं पब्लिक की, क्रिप्टोग्राफी की। अगर ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, यानी ये लाजमी होल्ड करनी है, तो आपका क्रिप्टो सिस्टम जो है वो सिक्योर होगा। अगर ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करती तो फिर आपका क्रिप्टो सिस्टम जो है उसको कंप्रोमाइज़ करना जो है ना निस्बतन ईजी होगा, ठीक। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहरहाल जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपने जो KCMS है वहाँ पे कमेंट का एक सेक्शन है, वहाँ पे आप पुट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना इजीली चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर सका मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।